नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। भारत में परिवार का मतलब ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? क्या वही पुरानी तस्वीर जहां सब एक साथ रहते हैं? आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं, ये देखने के लिए कि सदियों से चली आ रही परंपराओं से लेकर आज के दौर तक भारतीय परिवार की कहानी कितनी बदल चुकी है और कितनी दिलचस्प हो गई है। तो चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक ही घर, एक ही रसोई और तीन तीन पीढ़ियां एक साथ। जाहिर है बात हो रही है हमारे पारंपरिक भारतीय संयुक्त परिवार की। लेकिन क्या आज भी ये तस्वीर उतनी ही आम है जितनी पहले हुआ करती थी? चलो इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। लेकिन भारतीय परिवार की जो खासियतें हैं उनको समझने से पहले एक कदम पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर परिवार किसी भी समाज के लिए इतना ज़रूरी क्यों होता है। ये सिर्फ कुछ लोगों का ग्रुप नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये हमारी पहली क्लास होती है जहां हम दुनिया के तौर तरीके सीखते हैं। वैसे तो परिवार के ढेरों काम होते हैं, है ना? लेकिन अगर एक सबसे जरूरी, सबसे टिकाऊ काम की बात करें तो वो है अगली पीढ़ी को तैयार करना। मतलब बच्चों का सोशलाइजेशन, उन्हें समाज के कायदे कानून, रीति रिवाज, वैल्यूज सिखाना। और सच पूछे तो किसी भी समाज का भविष्य इसी नींव पर तो खड़ा होता है। और यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा एक जबरदस्त बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, पुराने जमाने में परिवार एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन था। मतलब सब मिलकर कमाते थे, खेत में, घर के काम धंधे में, सब साथ में। लेकिन आज के दौर में परिवार एक यूनिट ऑफ कंजम्पशन बन गया है। हम सब बाहर काम करते हैं और घर आकर चीजें इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा फर्क है। तो चलिए अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जो भारतीय परिवार की पहचान माना जाता है, जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार। हम सब ने ये शब्द सुना है बहुत बार, पर असल में इसका मतलब है क्या? सिर्फ एक छत के नीचे रहना या कुछ और भी? तो देखिए, परिभाषा के हिसाब से इसमें कुछ चीजें जरूरी हैं। पहली, सब सगे संबंधी एक ही घर में रहें। दूसरी, रसोई एक हो। तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, प्रॉपर्टी साझी हो। और हाँ, अक्सर इसमें 2 से ज्यादा पीढ़ियां, मतलब दादा दादी, माता पिता और बच्चे सब एक साथ रहते हैं। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी फैमिली को, इस पूरे सिस्टम को चलाता कौन है? तो इसका जवाब है कर्ता। कर्ता जो परिवार का सबसे बुजुर्ग पुरुष सदस्य होता है। उनका काम सिर्फ जमीन जायदाद देखना नहीं था, बल्कि पूरे परिवार को एक साथ एक धागे में बांधकर रखना भी उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। तो फिर वो कौन सी चीज थी जो इस परिवार को आर्थिक रूप से जोड़े रखती थी? वो फेविकॉल क्या था? वो था कोपर्सनरी अधिकार। ये मिताक्षरा टेक्स्ट से आया एक कानूनी सिद्धांत है। आसान भाषा में समझे तो परिवार में जैसे ही कोई बेटा पैदा होता था, जन्म से ही उसका परिवार की पुश्तैनी संपत्ति में बराबर का हक बन जाता था, और यही साझी संपत्ति सबको बांधे रखती थी। इस पूरे सिस्टम का आप कह सकते हैं मूल मंत्र था परिवार पहले। मतलब अपनी पर्सनल इच्छाओं को, अपनी इंटरेस्ट को साइड में रखकर परिवार की भलाई के बारे में सोचना। यहां मैं नहीं, हम चलता था। और सच कहूं तो यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत थी और शायद सबसे बड़ी चुनौती भी। लेकिन एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि ये परिवार कभी टूटते ही नहीं थे? क्या ये हम साथ साथ हैं वाला मॉडल हमेशा परफेक्ट था? नहीं, असलियत इससे थोड़ी अलग है। सच तो ये है कि इन परिवारों के बनने और फिर टूटने का एक नेचुरल साइकिल, एक चक्र हमेशा से चलता आया है। तो ये चक्र काम कैसे करता था? चलिए समझते हैं। जब तक कर्ता जिंदा हैं, वो अपने बेटों और उनके परिवारों को एक साथ रखते हैं, ठीक है? फिर उनके जाने के बाद सबसे बड़ा बेटा ये जिम्मेदारी लेता है। लेकिन अब तनाव बढ़ने लगता है, सबके लिए एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है। तो धीरे धीरे भाई लोग अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाते हैं और नए न्यूक्लियर फैमिलीज बना लेते हैं। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। वक्त के साथ यही छोटी फैमिलीज बड़ी होती हैं और फिर से जॉइंट फैमिली बन जाती हैं, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता था। तो अगर ये टूटना बनना हमेशा से होता आया है, तो आज इतना हल्ला क्यों है? आज हम इतने बड़े बदलाव क्यों देख रहे हैं? ऐसा क्या बदल गया है जिसने इस साइकिल की स्पीड को, कह सकते हैं कि, बढ़ा दिया है? चलिए आज के दौर के कारणों को टटोलते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है नौकरी के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना, माइग्रेशन। सोचिए, एक शादीशुदा बेटे की नौकरी किसी दूर शहर में लग जाती है तो क्या होता है?
पहले वो अकेला जाता है, पीछे पत्नी और बच्चे जॉइंट फैमिली के साथ ही रहते हैं। फिर जब वो थोड़ा सेटल हो जाता है तो वो अपनी फैमिली को भी अपने पास बुला लेता है, और बस वहीं पर एक नए न्यूक्लियर फैमिली की शुरुआत हो जाती है। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इस बदलाव से जो नए एकल परिवार बन रहे हैं वो वेस्टर्न न्यूक्लियर फैमिली जैसे नहीं है। मतलब वो दिखने में तो न्यूक्लियर हैं, पर उनका दिल, उनकी आत्मा अभी भी पूरी तरह से भारतीय है। और यहीं पर कहानी में असली ट्विस्ट आता है। कैसे? चलिए देखते हैं। इसको ऐसे समझिए, वेस्टर्न न्यूक्लियर फैमिली जो होती है वो स्ट्रक्चरली आइसोलेटेड होती है। मतलब वो अपने बाकी रिश्तेदारों से काफी हद तक इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन इंडियन न्यूक्लियर फैमिली, वो अलग घर में तो रहती है पर आइसोलेटेड नहीं होती। रिश्तेदारों के साथ उनके गहरे रिश्ते, उनकी बॉन्डिंग वो बनी रहती है। तो फिर आज के भारतीय न्यूक्लियर फैमिली की असली तस्वीर क्या है? आसान शब्दों में कहें तो घर अलग पर दिल जुड़े हुए। मतलब वो अपनी अलग स्पेस में रहते हैं, अपनी आज़ादी से, लेकिन जैसे ही कोई ज़रूरत पड़ती है पूरा कुनबा एक साथ आकर खड़ा हो जाता है। ये एक बहुत ही अनोखा बैलेंस है, पर्सनल फ्रीडम और फैमिली कनेक्शन के बीच का एक नया रास्ता। तो आज हमने क्या देखा? यही कि भारतीय परिवार किसी खांचे में फिट नहीं होता। ये लगातार बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। न तो ये पूरी तरह से जॉइंट है और ना ही पूरी तरह से न्यूक्लियर। ये एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है। तो सवाल यही उठता है कि आने वाले कल में भविष्य के भारतीय परिवार की शक्ल कैसी होगी? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा, और शायद हम सब मिलकर देंगे।